नमस्कार दोस्तों, आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट, नेट, सेट, टैट या फिर केवीएस और एनवीएस जैसे रेप्यूटेड टीचिंग एग्जाम्स के, तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। आज ले रहे हैं क्वेश्चन फिर से बायोटेक्नोलॉजी से, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंचेगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वॉज, तो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर जो की गई थी वो कौन सी थी? सेफेलोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन या क्लोरोमाइसिटीन। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी वो थी पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको वंडर ड्रग भी कहा जाता है। और वंडर ड्रग इसको कहा जाता है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और ये जो एंटीबायोटिक टर्म है ये सबसे पहले वॉक्समैन ने दी थी। पाश्चराइजेशन की अगर हम बात करें तो पाश्चराइजेशन पाश्चर ने वर्ड दिया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट लिस्टर ने दिया था। ठीक है, पेनिसिलिन की ही अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन हमें मिलता कहाँ से है? ये एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है पेनिसिलिन नोटेटम। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, यहां से हमें ये मिलता है। यहाँ पर सिफेलोस्पोरिन की बात की गई है, तो सिफेलोस्पोरिन जो है ये किंगडम फंगाई के मोल्ड से हमें मिलता है। ठीक है, मोल्ड से मिलता है जिसका नाम है सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस एक बैक्टीरिया है, वहाँ से मिलता है। और ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमें इस स्ट्रेप्टोमाइसिस से देखने को मिलती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ पर यूज़ होती है? टीबी को क्योर करने के लिए, पल्मोनरी टीबी जो है उसको क्योर करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर पेनिसिलिन दी गई है जिसको हमने डिस्कस कर दिया, और क्लोरोमाइसिटीन जो है ये भी हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएलाई करके। और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बहुत सारी डिजीज़ के लिए कॉमनली जो है इस क्लोरोमाइसिटीन को दिया जाता है। इसके अलावा क्लोरेम्फेनिकोल करके भी इसको जो है बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पाश्चराइज्ड मिल्क इज। तो पाश्चराइजेशन हमने अभी पढ़ा कि ये जो पाश्चर नाम का साइंटिस्ट था उन्होंने पाश्चराइजेशन टर्म जो है पाश्चराइजेशन का जो प्रोसीजर है उसको डिस्कवर किया था। तो पाश्चराइजेशन में क्या होता है? दूध को बॉयल किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो कुछ सेकेंड्स के लिए, और फिर उसको कूल डाउन कर दिया जाता है इमीडिएटली। इसमें क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, स्टेराइल एंड विल नॉट टर्न साउर। जो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है वो स्टेराइल होता है, ये कह रहा है। दूसरा, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तीसरा, नॉट फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। और चौथा, रिच इन प्रोटीन। तो पाश्चराइज्ड जो मिल्क होता है, पाश्चराइजेशन जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है उसमें स्टरलाइजेशन तो नहीं होती है। स्टरलाइजेशन का मतलब हो गया complete knockout of the bacteria and the spores present in the milk। तो स्टरलाइजेशन तो यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जिस दूध को पाश्चराइज किया गया है उसको अगर आप खुला रखेंगे तो हमेशा वो क्या हो जाएगा? खट्टा होना ही होना है, उसमें सार होगा ही होगा। बी यहाँ पर दिया है फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं जो उस दूध में इमीडिएटली प्रेजेंट हैं उनको ख़त्म कर देता है, लेकिन सारे के सारे स्पोर्स और सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पाश्चराइजेशन जो है वो किल नहीं करता है। ठीक है, नॉट फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया तो ये भी नहीं है। बैक्टीरिया से कुछ एक बैक्टीरिया जो हैं उनसे तो एटलीस्ट फ्री होता ही है। तो पाश्चराइजेशन में क्या है, जो बैक्टीरियल लोड है वो कम होता है। बैक्टीरियल लोड जो है
वो कम हो जाता है उस दूध का। और रिच इन प्रोटीन तो ऐसा भी नहीं है कि जो पाश्चराइज्ड मिल्क होगा उसमें ज़्यादा ही प्रोटीन होगा, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ये क्या है, जो बैक्टीरियल लोड है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से दूध में नॉर्मली जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे वो, जिनमें स्पोर्स नहीं हैं, ठीक है, वो वाले बैक्टीरिया जो हैं उसके मर जाते हैं। इसके अलावा वो उसकी जो शेल्फ लाइफ है मिल्क की वो इंक्रीज हो जाती है पाश्चराइज्ड मिल्क से। इसलिए हम देखेंगे कि जो मार्केट में दूध पैकेट्स में बन के आता है वो कैसा होता है, पाश्चराइज्ड होता है, और फिर बाद में उसको स्टरलाइज्ड डब्बों में पैक कर दिया जाता है। स्टरलाइज्ड डब्बे होते हैं, दूध स्टरलाइज्ड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने देखा था? वॉक्समैन ने क्या किया था? वॉक्समैन ने टर्म दी थी जो हम कहते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन को। ये बर्च है और इसका करेक्ट ऑप्शन है स्मिथ एंड नॉट्यूसेंस, नहीं है, ये नथांस है, नथांस, स्मिथ एंड नथांस, ठीक है। तो ये तीन साइंटिस्ट है, आर्बर, स्मिथ एंड नथांस, ये तीन जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते क्या हैं? ये ऐसी प्रोटीन्स हैं, ये क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज़ को। रिस्ट्रिक्ट किस चीज़ को करेंगे? डीएनए को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं, डीएनए को काटने का ये काम करते हैं, इसीलिए इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहा जाता है। अब ये जो जहाँ पर ये काटेंगे वो स्पेसिफिक साइट्स है, ऐसा नहीं होगा कि आप ई कोराई 1 को ले रहे हो और वो किसी और साइट पे जाके काटेगा। देयर इज अ स्पेसिफिक साइट जहाँ पर उसने कट करना है डीएनए को। इन स्पेसिफिक साइट्स को हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो का मतलब बाहर है, यानी डीएनए को जो एंड साइड पे कट करेगा एट स्पेसिफिक साइट। और एंडोन्यूक्लियस क्या हुए? एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को इन बिटवीन कट करेगा। डीएनए का मतलब यहाँ पे जीन से है, ठीक है। एक प्रोटीन का जीन है, उसके बाहर स्पेसिफिक साइट्स होंगी तो एक्सोन्यूक्लियस कट करेगा, उसके भीतर अगर हमें कोई कट देना है तो वो एंडोन्यूक्लियस होंगे। डीएनए के बीच में जो यहाँ पर कटिंग होगी, स्पेसिफिक जीन्स को अगर हमने यहाँ से निकालना है तो वो कौन? एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर काटते हैं। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए हमें एक जीन को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। कोहलर एंड मिल्स्टीन डेवलप्ड बायोटेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, कोहलर और मिल्स्टीन जो है उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप किया किसकी प्रोडक्शन के लिए? तो कोहलर और मिल्स्टीन ने बायोटेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी में जो डेवलप किया था वो थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, कोहलर एंड मिल्स्टीन। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या हैं इसको देखते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम मैब्स कहते हैं, ठीक है, मैब्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जो दवाइयाँ आजकल बाज़ार में बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं वो कैंसर के लिए मिल रही हैं, और कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उनके पीछे ज़्यादातर लिखा होता है मैब, जैसे रुटुक्सीमैब, सेटुक्सीमैब, ओमेलिजुमैब। तो ये जो एंटी कैंसरस दवाइयाँ हैं जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए दी जा रही हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए दी जा रही हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए दी जा रही हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बेसिकली वो होती हैं।
अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं? ये लैब में प्रोड्यूस की जाती हैं। हमारी बॉडी इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, इनको लैब में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो लैब प्रोड्यूस्ड प्रोटीन है ये, जो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बनाई जाती हैं। इन एंटीजन के ऊपर क्या होते हैं? एपिटोप प्रेजेंट होते हैं। ओके, कुछ फॉरेन सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये जो फॉरेन पार्टिकल है इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, एंटीजन्स जो ये हैं, इन एंटीजन्स में क्या होगा? कुछ स्पेसिफिक साइट्स होंगी जिनको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जिनको रिकॉग्नाइज करता है और बोलता है कि इस चीज़ की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ हो सकती है, इसके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा, एंटीबॉडीज़ बनानी होंगी, ठीक है। तो वो साइट्स जो स्पेसिफिक होती हैं इन एंटीजन्स के ऊपर, जो डिटरमिन करती हैं कि एंटीबॉडीज़ इन स्पेसिफिक साइट के लिए बनेंगी, उन साइट्स को हम क्या बोलते हैं? एपिटोप बोलते हैं। और ये एपिटोप जाके कहाँ पर बाइंड होते हैं? इन एंटीबॉडीज़ के ऊपर। जो वाई शेप्ड प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर जो पैराटोप होता है उसके साथ ही एपिटोप अटैच होता है, ठीक है। ये डिफरेंट थिंग है, लेकिन इतना सा याद रखो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए प्रोड्यूस होती हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी में जाके उन स्पेसिफिक एंटीजन्स को, स्पेसिफिक टारगेट्स को ढूंढती हैं और वहाँ पर जाके बाइंड करती हैं, ठीक है। बहुत सारी डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये बनती कैसे हैं, मेन बात ये है। सबसे पहले क्या होगा, हमें जो एंटीबॉडी चाहिए, इसके लिए जो एंटीजन होगा इसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये एंटीजन को हमने क्या करना है? माउस में इंसर्ट कर देना है। इस एंटीजन को हमने माउस में डाला, माउस में उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ और बी लिम्फोसाइट ने वहाँ पर क्या बनाई? एंटीबॉडीज़ बनाई। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये जब बी लिम्फोसाइट से बन रही हैं, तो इन बी लिम्फोसाइट से हमें एक लिम्फोसाइट से तो प्रोटीन नहीं मिलेगी, हमें बहुत सारी प्रोटीन चाहिए। तो उसके लिए ये बी लिम्फोसाइट भी बहुत सारे चाहिए। तो बी लिम्फोसाइट के लिए क्या हम बार बार माउस में इंजेक्ट करते रहेंगे? नहीं, हम वैसा नहीं करेंगे। इन बी लिम्फोसाइट्स को, जिसमें अब एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, इनको हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं कैंसर सेल्स के साथ, जिनको हम बोलते हैं माइलोमा, ठीक है। और जब ये दोनों प्रॉपर्टीज़, कैंसरस सेल्स कैसे होते हैं? बहुत टाइम तक मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और बी सेल्स जो हैं, जो एक्टिव बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं। दोनों के हाइब्रिड बनाए, यानी हाइब्रिडोमा बनाए, तो वो जो हाइब्रिडोमा होगा वो क्या करेगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा और बहुत लंबे टाइम तक मल्टीप्लाई करता रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वहाँ पर बनेंगी, और क्योंकि वो स्पेसिफिक हैं, एक ही क्लोन की हैं, एक ही टारगेट के लिए हमें वो एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए मिल रही हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमुलिन क्या है? अ फॉर्म ऑफ काइटिन, अ पावरफुल एंटीबायोटिक, ह्यूमन इंसुलिन, या एक एंजाइम है? क्या है? तो ह्यूमुलिन क्या है? ह्यूमुलिन इज अ ह्यूमन इंसुलिन। ओके, ह्यूमन इंसुलिन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है। पहले क्या होता था, जिस आदमी को इंसुलिन की कमी है उसको जानवरों के पेंक्रियाज से, कैटल्स या जो पिग होते थे उनके पेंक्रियाज से क्या करेंगे? इंसुलिन निकालते थे और वो उनको दे देते थे। अब ये जो एनिमल सोर्स ऑफ इंसुलिन था, ये कई बार हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर जाती थी, इनको एज अ फॉरेन पार्टिकल ले लेती थी, एज अ एंटीजन ले लेती थी। लेकिन जब से ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन आई है, तब से
जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। अब ये ह्यूमन इंसुलिन जो है, ये ह्यूमुलिन जो है, ये होता क्या है बेसिकली? इंसुलिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा होता है? इंसुलिन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हमारे पेनक्रियाज में इंसुलिन बनेगी वो प्रो इंसुलिन होती है, ठीक है। इंसुलिन नहीं होती है, एक्टिव इंसुलिन नहीं होती है, इनएक्टिव होती है प्रो इंसुलिन जिसको कहते हैं, जिसमें क्या है 3 स्ट्रेच ऑफ पेप्टाइड होते हैं। पेप्टाइड चेन के 3 स्ट्रेच होते हैं, ए स्ट्रेच, सी स्ट्रेच और बी स्ट्रेच, ठीक है। ए बी सी 3 स्ट्रेच होते हैं। ए स्ट्रेच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। इंट्रा पेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। और जब इसने मैच्योर होना है तो ये मैच्योर कैसे होगी? ये जो सी पेप्टाइड है ये अलग निकल जाएगा और ये जो ए और बी चेन है ये आपस में लिंक हो जाती हैं थ्रू 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस तरह से 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हैं वो ए और बी चेन के बीच में लगते हैं और एक जो प्रॉपर इंसुलिन है, एक्टिव इंसुलिन है, वो बनती है। एक्स्ट्रा सी चेन जो है वो रिमूव हो जाती है। तो ह्यूमुलिन बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया होगा। इंसुलिन के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगेन कैसे बनाया गया होगा? ह्यूमन पेनक्रियाटिक सेल से जीन को निकाला गया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पर जो ए पेप्टाइड के लिए जीन है और बी पेप्टाइड के लिए जीन है उनको अलग अलग निकाला, कहाँ? पेनक्रियाटिक सेल से, और इनको प्लाज्मिड में डाल दिया। प्लाज्मिड में जब इनको डाला और वो उस डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हुआ तो ये क्या बन गया? आरडीएनए। आरडीएनए फॉर ए पेप्टाइड एंड आरडीएनए फॉर बी पेप्टाइड। फिर इस आरडीएनए को जो होस्ट है उसमें डालकर किस में डाल दिया? टैंक में डाल दिया, जहां पे क्या होगी? फर्मेंटेशन होगी। होस्ट में डाल के फर्मेंटेशन टैंक में इसको डाल दिया। रिकॉम्बिनेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसको डाल दिया। रिकॉम्बिनेंट होस्ट कौन है? ई कोलाई है। इसमें लिया, फर्मेंटेशन टैंक में डाल दिया। फर्मेंटेशन टैंक में जब डाला तो बहुत सारे ई कोलाई जो है वो यहाँ पर बन गए। ए के लिए अलग बने, बी पेप्टाइड के लिए अलग बने, और अल्टीमेटली यहाँ से हमने ए को एक्सट्रैक्ट किया, प्योरीफाई किया, बी को एक्सट्रैक्ट किया, प्योरीफाई किया, और फिर बाद में उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड लगाए ए और बी पेप्टाइड की चेन में, और अल्टीमेटली हमें एक प्रॉपर जो इंसुलिन है वो मिल गई डाइसल्फाइड बॉन्ड वाली, ठीक है। इसको क्या कहा? ह्यूमुलिन कहा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से हम बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं मैनकाइंड के लिए उसको प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।